हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRSK फार्मेसी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेस साइकिल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये टॉपिक बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जीपैट, नाइपर, नीट एंड फार्मासिस्ट एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम पूरा अच्छे से आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी रेडी जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि रेस्पायरेशन क्या होता है, तो रेस्पायरेशन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। सिंपल सा क्या बताया, जिस ऐसा एक रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारा एटमॉस्फेयर से आता है। और CO2 कहाँ से? जो हमारी बॉडी के सेल के अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है। तो उसी CO2 हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए नुकसान होगा, क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस होता है, पॉइजनस गैस है। तो इसलिए CO2 को निकालना भी जरूरी होता है। इसीलिए ऑक्सीजन बाहर से मतलब लंग की मदद से बॉडी के अंदर लिया जाता है और CO2 फिर उसी को एक्सचेंज करके CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग और पूरे कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पायरेशन। तो काइंड ऑफ रेस्पायरेशन अगर पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस बताया जाए और यूज ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस बताया जाए, दो तरीके का होता है। न्यूट्रिशन जो होता है, एक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एक फ्लोटिंग रेस्पायरेशन होता है और एक प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन होता है। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल आता है और फैट एग्जाम्पल आता है। प्रोटोप्लाज्मिक में प्रोटीन एग्जाम्पल आ जाएगा। ओके, भूल जाएगा तो प्रोटो से प्रोटीन। नेक्स्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे जो लोग ऑक्सीजन अगर यूज करते हैं तो एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाएंगे। अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा तो एनारोबिक रेस्पायरेशन कहलाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके हो गए, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक, और ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन दो तरीके हो गए, एरोबिक और एनारोबिक। तो इसी पूरे प्रोसेस को हमें अच्छे से देखना है। चलो देख लेते हैं जो हमारा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सिंपल सा, जो एरोबिक होते हैं इसमें नाम ही बता रहा एरोबिक मतलब जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्री ऑक्सीजन का यूज करेंगे उसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एनारोबिक क्या होता है? डज नॉट यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे। एरोबिक क्या होता है? ऑलवेज रिलीज CO2, इसमें CO2 निकलना ही रहेगा हमेशा, एंड NADH भी निकलेगा। और एनारोबिक में मे और मे नॉट बी रिलीज CO2, इसमें CO2 निकल भी सकता नहीं भी निकल सकता है, बट नेवर NADH2, लेकिन NADH2 तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट एरोबिक में प्रोड्यूस वाटर, इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? डू नॉट प्रोड्यूस वाटर, इसमें वाटर प्रोड्यूस नहीं होता एनारोबिक रेस्पायरेशन में। और जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है इसमें प्रोवाइड मच एनर्जी। एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? प्रोवाइड लेस एनर्जी, इसमें बहुत कम एनर्जी मिलती है, लगभग ओनली 5% के आसपास एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब ATP, अभी आगे बहुत सारे हम ATP देखने वाले हैं। ATP को तो बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ओके, तो वही ATP है, जिसमें ATP कम मिलेगा तो एनर्जी मतलब कम, जिसमें ATP ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा। तो अब देखो जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है इट्स सेलुलर रेस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप। ये जो रेस्पायरेशन होता है 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, तो 4 स्टेप कौन कौन सी है हम उसको याद करेंगे ट्रिक्स से, जिसका नाम है G पैकेट। ग्लूकोज का पैकेट आता ना, ग्लूकोज कितने ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज का पैकेट आता है, सही बात है। तो G फॉर हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, P फॉर क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड, A फॉर क्या हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम में, और उसके बाद K से क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल, E से क्या हो जाएगा? ETS, ET से तो आपका हो जाएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये सब एक दूसरे से लिंक है। ओके, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज से आपका बनता है पायरुविक एसिड, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हमारा पायरुविक एसिड से जाता है एसिटिल कोएंजाइम में, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसे भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट उसके बाद हमारा एसिटिल कोएंजाइम जाता है क्रेब्स साइकिल में, तीसरा स्टेप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लास्ट में ETS सब में जाके जो एनर्जी ATP होता है, यहीं पर हमारा ATP जो बहुत सारे FADH2 बनता है, NADH2 बनता है, वो सब को यहाँ पर ETS के अंदर लाया जाता है और उससे
एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, यानी एटीपी बनाया जाता है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एटीपी ही होता है जो हमें एनर्जी देती है। NADH2 या फिर DH2 एनर्जी नहीं दे सकती, क्योंकि इन्हें पहले आपको ETS में ला के इन्हें एनर्जी में बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डॉलर, बाहर से आप डॉलर लाएंगे, इंडिया में खर्च नहीं कर सकते, उसको पहले आपको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से NADH2 और FADH2 एक्ट लाइक ए डॉलर, इनको आप यूज नहीं कर सकते बॉडी में। आपको इनको ETS, यानी ETS एक बैंक समझ लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बैंक है, उस बैंक में ले जाके आपको FADH2 NADH2 को डालना पड़ेगा और फिर वो आपको ATP देंगे। अभी आगे बताएंगे, एक FADH2 से आपको 2 ATP मिलेगा और एक NADH2 से आपको 3 ATP मिलेगा। ओके, सब एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 5वां स्टेप क्या था, इट्स सेलुलर रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। ये एनारोबिक प्रोसेस है तो केवल 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। पहला ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में कॉमन है, मतलब पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस किसका कॉमन पाथवे है, तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ग्लाइकोलिसिस स्टेप कॉमन है। लेकिन इसमें जो नया स्टेप आएगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड बनेगा उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही तो होगा। ओके ओके, और अगर पूछा जाए कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो हमारे एरोबिक में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया तो वहाँ पर पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ओके, नेक्स्ट 6वां स्टेप क्या बता रहा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहाँ चलता है, अकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म चलता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं सारे, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारा केवल ओनली साइटोप्लाज्म चलता है, दोनों डिफरेंस है। मतलब एरोबिक जो है आपको साइटोप्लाज्म में भी चल सकता है, मतलब साइटोप्लाज्म में तो चलता ही है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है केवल साइटोप्लाज्म में ही चलेगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे बात कर लें, एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एनारोबिक के एग्जाम्पल कौन कौन से रेस्पिरेशन, जैसे ईस्ट हो गए, एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, मेच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। सर्टेन कंडीशन ऑफ स्केलेटल मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तभी तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट पैरासिटिक वार्म के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इन सब से क्वेश्चन आए हुए, इसको जरूर याद करके जाइए। नेक्स्ट है, अब पहला स्टेप जो हमारा था जी पैकेट का, ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है पूरा, अब उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला स्टेप, तो ग्लाइको जो 2 वर्ड से मिलकर बनना है, ग्लाइकोलिसिस 2 वर्ड से मिलकर बनना है, ग्लाइको और एक लिसिस। ग्लाइको का सिंपल सा मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज का टूटना। ओके, अब देखिए कैसे इसका पूरा डिफिनीशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट या पायरुविक एसिड, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में टूट जाना ही क्या कहलाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था एक साइंटिस्ट थे, एम्बडेन मेयरहॉफ पारनास के द्वारा। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है EMP पाथवे। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे या EMP पाथवे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज आपको पता होगा कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये जनरल सा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, इसे देखिए। और इससे क्या बनता है, पायरुविक एसिड, यानी 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है। अगर ग्लूकोज 6 कार्बन का है, 2 मोल बनाएंगे तो 3 कार्बन का ही तो बनेगा, तभी तो 3 3 6 होगा। ओके, ये आपका पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। ओके, अब जैसे बताया कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, सारे 10 स्टेप आपको पता होना चाहिए। उनके एंजाइम्स, कहाँ पर एटीपी यूज हो रहा, कहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रहा, कहाँ पर NADH बन रहा, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ATP एंड NADH के फॉर्म में, कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। चलिए चलिए देखते हैं ये सारे स्टेप को। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन का होता है वो कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, वो भी 6 कार्बन का ही होता है। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ये भी 6 कार्बन का ही कंपाउंड होता है। ओके, देखिए ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 बन गया। नेक्स्ट अब बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ओके, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट अगला जो स्टेप, चौथा स्टेप होता है, इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा। ओके, तो जो 6 कार्बन वाला होता है 2 पार्ट में टूट जाता है, 3-3 कार्बन के। एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा पागल, PgAl मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और एक बनेगा DHAP, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ओके, ये दोनों 3-3 कार्बन का होगा। अब दोनों
दोनों दोनों रिएक्शन को अब एक साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों अलग-अलग चलेंगी तो दोनों सेम सेम पाथवे फॉलो करती हैं। इसलिए दोनों को अब एक साथ चलाएँगे और सबके 2-2 मोल लेके चलना होता है। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर अब वही हमारा 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन का है, अब यहाँ पर आप इसे चाहो तो यहाँ पर इसे 2 मोल कर सकते हो। अब यहाँ ये छठवां स्टेप हो जाएगा हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जो हमारा बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। नेक्स्ट अब इससे बनेगा 7वें स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ओके, 3 कार्बन का। नेक्स्ट 8वें स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, 3 से 2-फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। नेक्स्ट 9वें स्टेप में फॉस्फेनॉल पायरुवेट पीईपी बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पर सारे जो यहाँ से चल रहे ना सबके 2-2 मोल लेके चलना है, क्योंकि अब ये वाला भी स्टेप यहाँ वो यही सेम स्टेप यहाँ भी चल रहा है डीएचएपी के साथ भी। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में 10वां स्टेप होता है पायरुवेट, यानी 2 मोल आपको पायरुवेट मिल गए। इस तरीके से आपको 1 मोल ग्लूकोज से यानी 6 कार्बन से 3 कार्बन वाला 2 मोल पायरुवेट मिल गया, ओके। इसमें जो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज 6 से जो फ्रक्टोज 6 होता है, यहाँ पर क्या हुआ इसका आइसोमेराइजेशन हुआ, ओके, क्योंकि ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 बन गया। अब आगे इसमें कहाँ-कहाँ एटीपी हमारा खर्च होता है, तो जो पहला स्टेप होता है वहाँ पर हमारा एटीपी से बनता है एडीपी, मतलब यहाँ पर एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, यानी ट्राई का एक फॉस्फेट टूट गया और वो फॉस्फेट कहाँ जाके जुड़ गया इस 6 पोजीशन पे ग्लूकोज के, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर हमारा ध्यान दीजिएगा एक एटीपी यही एक ऐसी जगह जहाँ पर एटीपी हमारी खर्च होती है और यहाँ पर एक एलिमेंट होता है जो जिसका नाम है Mg+2 आयन इन्वॉल्व होता है। कौन सा? यहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी इन्वॉल्व होता है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। एंजाइम हम अगले स्टेप में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो अगला स्टेप एटीपी कहाँ खर्च होती है, अब फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, देखिए जहाँ जहाँ फॉस्फेट जोड़ेंगे वहाँ वहाँ एनर्जी खर्च करना ही पड़ेगा। अब फ्रक्टोज 6 से वो एक फॉस्फेट और 1 पोजीशन पे ऐड किया जा रहा है, मतलब फिर यहाँ पर एक एटीपी को तोड़ेंगे, अब यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो 2 जगह हमने एटीपी अभी तक खर्च किया, अभी तक हमें एनर्जी नहीं मिली, अभी तक हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, ओके। चलिए वेट करिए, अभी एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट अगला जो स्टेप होता है 6वें स्टेप पे, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो यहाँ पर एक 2 NAD+ से हमारा 2 NADH मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाँ यहाँ पर 7वां जो स्टेप है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो देखिए 1 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटा, यानी जब फॉस्फेट ग्रुप अब हट रहा, अब हमें एनर्जी मिलेगी, तो 2 एटीपी यहाँ पर अब देखिए 2-2 क्यों चल रहा है, क्योंकि ये वाला भी तो यहाँ पर इस ये वाला भी तो ये भी इसमें कॉमन पाथवे में सब में चलेगा, यही जो इतना स्टेप है सब यही स्टेप यहाँ भी चल रही होगी इसके नीचे सेम, तो हम इसी को इसलिए 2-2 मोल लेके यहाँ चलेंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 एडीपी खर्च होके 2 एटीपी बना देगा, ओके। नेक्स्ट अगला जो एटीपी हमें मिलता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट को बनने में, यानी 2 एडीपी से 2 एटीपी यहाँ मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एटीपी काउंट करना पड़ता है, कहाँ पर कितना एटीपी खर्च हुआ, किस स्टेप में कितना एटीपी मिला, सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए, ओके। अब इसमें देखिए 2 फेज में बांटा जाता है, जो पहला फेज है उसे बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम फेज, मतलब इस फेज में जो फर्स्ट फेज में एनर्जी कंज्यूम होगी यानी हमारी एनर्जी खर्च हुई है। नेक्स्ट जो सेकेंड फेज होता है उसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी NADH के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पर इसलिए इसको बोला जा रहा है सेकेंड फेज एनर्जी प्रोडक्शन फेज। और क्या खासियत है इसमें, जो ध्यान देने वाली बात है, जो पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और 10वां स्टेप होता है, दीज 3 स्टेप आर इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब दोबारा वापस जो बदल गई चेंज नहीं होगी दोबारा। रेस्ट बाकी सारी जो बची रिवर्सिबल, यानी जो पहला स्टेप है यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये इरिवर्सिबल है, और तीसरा स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट ये भी इरिवर्सिबल है, और जो लास्ट स्टेप 10वां स्टेप फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बदलना इरिवर्सिबल है, बाकी जो बची सारी रिवर्सिबल, ओके। और इससे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें देखिए जो ये आपको पहले बता दिया, एक NADH से 3 एटीपी मिलेगा और एक FADH2 से 2 एटीपी मिलेगा और एक GTP से 1 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल हो क्या रहा, टोटल एटीपी फॉर्म्ड हो रही है, 10 एटीपी बन रही है। कैसे 10 बन रही है, देखिए 2 एटीपी यहाँ बन रही है, 2 और 2 एटीपी यहाँ बन रही है, 2 2 4 हो गया। और आपको पता है एक NADH से 3 एटीपी तो 2 NADH से 6 एटीपी, तो 6 4 10 हो गई, टोटल 10 एटीपी बनी है। लेकिन 2 एटीपी आपने यूज भी तो किया है, देखिए एक एटीपी यहाँ पर यूज किया पहले स्टेप में और एक एटीपी यहाँ पर तीसरे स्टेप में यूज हुआ है, तो 10 में से 2 आप घटा देंगे
तो आपको नेट गेन एटीपी मिलेगा 8 एटीपी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टोटल एटीपी फॉर्म पूछेगा तो आपको 10 लगाना है, यूज एटीपी पूछेगा तो आपको दो ऑप्शन दो बताना है। अगर पूछेगा नेट गेन एटीपी पूछ ले तो आपको बताना है 8 एटीपी। ओके, इस तरीके से आपको इनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं सारे एंजाइम। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से क्या बना था 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। उसके बाद 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट भी बोल सकते हो आप। उसके बाद फास्फेनॉल पायरुवेट, उसके बाद पायरुविक एसिड। ये टोटल 10 स्टेप हमें पूरा हो गए। अब इसमें कौन कौन से किस स्टेप पे एंजाइम यूज होते हैं उसको देखिए, कहाँ कहाँ एंजाइम होते हैं। तो पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज यूज होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के बदलने में। दूसरे स्टेप में हमारा फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज यूज होता है जब ग्लूकोज 6 से फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। और तीसरे स्टेप में जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में बदलता है तो फास्फोफ्रक्टोज आइसोमेरेज यूज होता है। ओके, नेक्स्ट चौथे स्टेप में एल्डोलेज यूज होता है जब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होता है। और जो पांचवें स्टेप में ट्राइयोज फास्फेट आइसोमेरेज यूज होता है। और नेक्स्ट छठवें स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। नेक्स्ट सातवें स्टेप में फास्फोग्लिसरेट काइनेज यूज होता है। आठवें स्टेप में फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज यूज होता है। और जो 9वां स्टेप होता है वहाँ पर इनोलेज यूज होता है, यानी जब फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है वहाँ पर इनोलेज यूज होता है। और जो लास्ट स्टेप 10वां स्टेप होता है वहाँ पर पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होता है। ओके, और इसमें खास बात क्या, जो 9वां स्टेप है वहाँ पर वाटर भी रिमूव होता है, ये भी आपको याद रखना। इस तरीके से आप सारे एंजाइम सारे स्टेप कहाँ पर कितनी एटीपी आपको याद करना पड़ेगा। आप देख लेते हैं नेट रिएक्शन क्या है। नेट रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज से आप ग्लूकोज यूज हो रहा था, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट एनएडी, इन सब से क्या बन रहा था 2 मोल पायरुवेट और 2 एटीपी और 2 एनएडीएच, ये टोटल मिल रहा था यही सब हमें। ओके, अब यहाँ देखिए एक ग्लूकोज के लिए, ओके, एक मोल ग्लूकोज के लिए इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। तो इस पूरे स्टेप को कंप्लीट अगर जाने कितना एटीपी कैसे खर्च हुआ, पूरा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देखा जाए ग्लाइकोलिसिस का, तो एटीपी गेन हुआ था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से 4। सबस्ट्रेट लेवल मतलब जो डायरेक्ट एटीपी मिल रहा था एडीपी से, एटीपी से फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल बोलते हैं। और यानी डीएच2 से जो एटीपी मिलता है, ओके, इसमें मिलता हमारा कितना मिलता है, कितना एनएडीएच मिला था, 2 एनएडीएच मिला था। तो एक एनएडीएच से 3 एटीपी, तो 2 एनएडीएच से 6 एटीपी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डीएच का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, एटीपी यूज हो रहा था 2, तो 6 एनएडीएच वाला एटीपी और 4 डायरेक्ट एटीपी, 6 4 10, 10 में से 2 घट जाएगा, 8 एटीपी हमें नेट मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा पायरुवेट एसिड मिल चुका है उसका फ्यूचर में क्या होगा, तो वही कह रहा देयर आर फॉलोइंग पॉसिबल कैटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म्ड। तो ग्लूकोज से पहला स्टेप मैंने कंप्लीट किया ग्लाइकोलिसिस करके, इन सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो चली है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चली, ये भी याद रखिएगा। अब क्या हुआ, उसके 2 कंडीशन आपको पता, अंडर एनारोबिक कंडीशन में जा सकता है और अंडर एरोबिक कंडीशन में जाएगा। अगर एनारोबिक कंडीशन में जाएगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहल का फर्मेंटेशन हो सकता है। अगर एरोबिक कंडीशन में जाएगा तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करके क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, फिर ईटीएस में जाएगा। ओके, इसको और अच्छे तरीके से देखा जाए तो जो ग्लूकोज होगा, जो ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुवेट बनाएगा 2 मोल, और उसका जब एनारोबिक कंडीशन होगा, और कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट के अंदर अगर एनारोबिक कंडीशन होता है तो आपको इथेनॉल मिलेगा, आपका फेवरेट यानी दारू मिलेगा। ओके, CO2 मिलेगा, एटीपी मिलेगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एरोबिक कंडीशन में क्या मिलेगा, एनिमल और प्लांट के अंदर 2 एस्टिल कोएंजाइम ए मिलेगा। उसके बाद एक फर्दर जाएगा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चलता है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ये भी पूछ सकता है क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चलता है। ओके, नेक्स्ट अब इसके फर्दर आगे CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन करके 38 एटीपी एनर्जी मिल जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर 38 एटीपी, इसीलिए इसको बोला जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक क्या, देखिए 2 एटीपी मिल रहा है ना, और यहाँ पर एरोबिक क्या 38 एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में कहाँ चलती है, मसल्स में और एरिथ्रोसाइट के अंदर चलती है। तो मसल में जब हमारा चलती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी को बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहाँ भी 2 ही एटीपी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एनारोबिक कंडीशन में केवल 2 एटीपी मिलती है। ओके, और अगर एरोबिक कंडीशन पूछा जाएगा तो 38 एटीपी। चलो
अब हम अगला स्टेप देखते हैं, सेकंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि हमें जाना है एरोबिक वाले में। तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट से बनेगा, जो 2 मोल पायरुवेट बना ना, ग्लूकोज से आपने ग्लाइकोलिसिस कराया, 2 मोल पायरुवेट बन गया। अब जो 2 मोल पायरुवेट है उसका फर्दर बनेगा 2 एस्टिल कोएंजाइम में। तो इसमें बनने में आपको 2 NAD+ से 2 NADH मिल जाता। ओके, और क्या होता है, क्योंकि इसमें कोएंजाइम आ गया तो कोएंजाइम में इसमें यूज होगा और यहाँ से CO2 निकाला जाएगा। अब देखिए, अगर CO2 यहाँ से निकाला गया तो जो 3 कार्बन का कंपाउंड हमारा कितने कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन तो निकल गया। ओके, इस तरीके से। अब इसका पूरा बैलेंस शीट अगर देखा जाए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का, इसमें ATP गेन हुआ कहीं, बिल्कुल नहीं। ATP फ्रॉम NADH से, हाँ 2 NADH बना तो एक NADH से 3 ATP, 2 से 6 हो जाएगा, 6 ATP मिला यहाँ पर। FADH का कोई रोल नहीं है, ATP यहाँ यूज हो ही नहीं रहा, तो नेट गेन 6 ATP। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कितना नेट गेन ATP होता है, बताइएगा 6 ATP। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम अब एस्टिल कोएंजाइम जो हमारा बना है 2 कार्बन वाला, अब वो जाएगा क्रेश साइकिल में। क्रेश साइकिल में जाएगा तो क्या होगा, जो ये 2 कार्बन वाला होता है 2 एस्टिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलके, ओके, तो 4 और 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है सिट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट अब किस एंजाइम की मदद से बनाता है, तो उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज की मदद से। ओके, अगला जो स्टेप आता है सिट्रिक एसिड के बाद सिस एकोनेटिक एसिड बनाता है, ये भी 6 कार्बन का होता है। अगला जो होता है आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, ये भी 6 कार्बन का होता है। फिर अगला जो बनता है अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए 5 कार्बन का है, पक्का यहाँ से CO2 निकला होगा, अब अगले स्टेप में देख लेंगे। नेक्स्ट अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड से बन गया सक्सिनिल कोएंजाइम में, देखिए 4 कार्बन का हो गया, पक्का यहाँ से भी एक CO2 निकला होगा, अगले स्टेप में देख लेंगे। नेक्स्ट सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन की है, अभी तो कोई CO2 नहीं निकला मतलब। नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना 4 कार्बन का, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना 4 कार्बन का, और फर्दर हमारा साइकिल कंप्लीट, साइकिल ही तो और तुम्हें कहीं जाके तो खत्म होगी आपस में। हाँ, ओके, इस तरीके से ये पूरा साइकिल आपको याद करना है। तो याद कर लीजिए, सी से आई अल्फा या यस स्क्वायर एफ एम ओ, इसको यस याद करिए, यस स्क्वायर कर दिए एफ एम ओ, तो सी सिस आई अल्फा यस स्क्वायर एफ एम ओ। सिट्रिक एसिड सी सेकोनेटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, और अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड सक्सेनिल कोएंजाइम है, सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ऐसे सीक्वेंस में आपको याद करना। अब देखिए कहाँ कहाँ आपको NADH मिल रहा है, तो जो हमारा ये स्टेप है आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड बनता है, यहाँ पर NAD+ से 2 NADH मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट और कहाँ मिलता है NADH, जब अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम बदलता है, यहाँ पर भी 2 NADH मिला। और कहाँ मिलता है, यहाँ पर देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड के बनते समय 2 GTP मिल जाता है। GTP का मतलब सिंपल था ATP मान के चलना है। ओके, तो 2 GTP से जो 2 GTP मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, या 2 FAD से 2 FADH2 बन जाता है। तो जहाँ पर F वाला बात आएगा तो वहाँ पर FADH2 बनाना। ओके, नेक्स्ट सॉरी पीछे बैक हो गया, अगला हाँ, नेक्स्ट जो होता है हमारा मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड के बनने में 2 NAD+ से 2 NADH बन जाता है। तो इस पूरे आपको ध्यान देना कहाँ किस सिस्टम में NAD+ से NADH बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड के पहले आपको NADH मिलता है, अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड के बाद आपको NADH मिलता है। ओके, और जो होता है उसके बाद सक्सेनिल कोएंजाइम यस स्क्वायर के बीच में 2 GTP मिल जाता है, फ्यूमेरिक एसिड से पहले FADH2 मिल जाता है, और लास्ट में मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड बनने में 2 NADH मिल जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जो यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज होता है, यहाँ पर वाटर का यूज होता है। ओके, और कहाँ वाटर यूज होता है, गुसी सेकोनेटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड के बनने में यहाँ पर भी वाटर यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, सक्सेनिक एसिड से सक्सेनिल कोएंजाइम से ए से सक्सेनिक एसिड के बनने में वाटर यूज होता है। और कहाँ वाटर यूज होता है, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड के बनने में वाटर यूज होता है। इस 3 जगह पे तो वाटर यूज हो रहा है आपका। ओके, 4 जगह पे। और CO2 मैंने बताया था जहाँ जहाँ कार्बन कम हो रहा वहाँ CO2, उससे पहले CO2 निकाल देना। तो 6 कार्बन तो जब 5 कार्बन का बनना तो यहाँ पर CO2 निकलेगा ही। और देखो, और तो यहाँ पर जो 5 कार्बन तो जब 4 कार्बन का बनेगा तो वहाँ पे CO2 निकलेगा। टोटल एक स्टेप कंप्लीट होती है 8 स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या होती है, सिट्रेट सिंथेज। सेकेंड स्टेप में हमारा सिट्रिक एसिड से सी सेकोनेटिक एसिड, और ये जो सिट्रिक एसिड से कभी डायरेक्ट सिस आइसोसिट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये दोनों स्टेप 2 पार्ट में होते हैं,
क्योंकि दोनों कॉमन स्टेप होते हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन इसलिए इसका 2A और 2B पार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप है वो हमारा आइसोसेटिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, और चौथे स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सेनिक कोएंजाइम में, सक्सेनिक कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड छठवें स्टेप में, सातवें स्टेप में मैलिक एसिड बनेगा, और आठवें स्टेप में दोबारा ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं एंजाइम कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो सबसे पहले वही रिएक्शन C6 I अल्फा एस स्क्वायर या फेमोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसेट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इसके बाद एस स्क्वायर सक्सेनिल कोएंजाइम में, सक्सेनिक एसिड, एफएमओ, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर ऑक्जेलिक एसिड, इस तरीके से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखिए वही एंजाइम पहले स्टेप में सिट्रेट सिंथेटेज, दूसरे स्टेप में एकोनिटेज, फिर अगले दूसरे स्टेप के बी में एकोनिटेज ही यूज होगा, फिर तीसरे स्टेप में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, चौथे स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटोरेट डिहाइड्रोजनेज, और अगले स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज, अगले स्टेप में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, अगले स्टेप में फ्यूमरेज, जहाँ पर फ्यूमरी की बात आएगा फ्यूमरेज एंजाइम तो रहेगा ही, और मैलिक से आगे जाएगा तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज तो रहना ही है। अब बहुत सारे एंजाइम सिर्फ नाम से ही मिल जाते हैं। ओके, इस तरीके से जैसे यहाँ देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम ए को क्या करना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए का सिंथेटेज लगा दिया। ओके, सक्सेनिक एसिड से तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज लगा दिया, फ्यूमेरिक एसिड से तो फ्यूमरेज लगा दिया, मैलिक एसिड से तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज लगा दिया। ओके, अब इसको हम और देखते हैं क्या है, स्टेप के सारे के नाम जान लो। पहले स्टेप में कंडेंसेशन होता है क्योंकि इसमें वाटर यूज हो रहा था ना, अभी पीछे देख के आए, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ओके, दूसरे स्टेप के पहले वाले में, और दूसरे स्टेप के सेकंड वाले में हाइड्रेशन होता है, और तीसरे स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और चौथे स्टेप में भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहाँ जहाँ NADH NAD प्लस NADH बनेगा वहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। और पाँचवें स्टेप में कुछ नहीं है, छठवें स्टेप में आपको मिलेगा डिहाइड्रोजिनेशन देखने को मिलेगा, और सातवें स्टेप में आपको हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, आठवें स्टेप में कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। पहला जो स्टेप होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, इसमें इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। इसमें 6 या 8 एटीपी मिलता है। अब 6 या 8 एटीपी क्यों ये कहा जा रहा है, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दो पाथवे चलते हैं, एक मैलेट एस्पार्टेट पाथ सिस्टम और एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है। ओके, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट है पायरुवेट एसिड टू पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम जब बनता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें आपको 6 एटीपी मिले थे। और तीसरा जो था एसिटिल कोएंजाइम में से कोएंजाइम ए मिला था, इसको क्रेब्स साइकिल बोला गया। जब एसिटिल कोएंजाइम में आपका कोएंजाइम ए पे आगे खत्म होगा तभी तो कंप्लीट साइकिल होगी, तो क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसमें 24 एटीपी मिला था। ओके, अब इसी को पूरा बैलेंस शीट से काउंट कर लेते हैं कितने एटीपी टोटल एक एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद कितने टोटल एटीपी मिलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में आपका एटीपी मिला था 2 एटीपी, NADH कितना था 2 था, लेकिन 2 से कितना एटीपी मिल गया था 6 एटीपी। FADH2 का कोई रोल नहीं था ग्लाइकोलिसिस में, यानी टोटल 6 2 8 एटीपी मिल गया। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में एटीपी का कोई रोल ही नहीं था, यानी ये 2 मिला था यानी 6 एटीपी हो गया, FADH था ही नहीं। ओके, टोटल 6 एटीपी मिल गया। क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी मिल रहा था क्योंकि 2 GTP से 2 GDP से 2 GTP बन रहा था ना, हाँ 2 एटीपी। ये 2 NADH कितने जगह बन रहा था, 3 जगह थे, यानी 3 जगह 2 बन रहे थे, तो 6 NADH हो गए थे। एक NADH से 3 एटीपी तो 6 NADH से 18 एटीपी। ओके, यहाँ पर 18 एटीपी मिल गया। और आपको बताया मैंने एक वहाँ पर क्रेब्स साइकिल में दो जगह FADH2 मिला, सॉरी एक जगह FADH2 मिला था। तो आपको पता है एक FADH2 से 2 एटीपी, तो 2 FADH2 से 4 एटीपी, टोटल काउंट करेंगे 24 एटीपी क्रेब्स साइकिल मिलता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 6 एटीपी मिलता है, और आपका ग्लाइकोलिसिस में 8 नेट गेन एटीपी मिलता है। टोटल काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 38 एटीपी। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में 36 एटीपी जो बोला जाता है वो किस बेसिस पे बोला जाता है, तो यहाँ देखिए इन यूकैरियोटिक देयर आर 2 शटल सिस्टम। यूकैरियोटिक में 2 टाइप का शटल सिस्टम चलता है जो ट्रांसपोर्ट करता है NADH2 जो बनता है ना क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस में, उसको ट्रांसपोर्ट करने 2 शटल सिस्टम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम और एक होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम वर्क करेगा तो ये हमारा हार्ट में चलता है, लीवर में चलता है, किडनी में चलता है, तो नेट एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलेगा। अगर बोला जाए ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम है और कहाँ चलता है, आल प्लांट में, नर्व्स में और मसल्स में चलती है, और इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी, यानी जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम की बात करेगा तो आपको 2 एटीपी कम कर देना है। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम की बात करेगा तो 38 एटीपी जो नॉर्मल चलता है उसको लेके चलना है। ओके, तो ये सिंपल सा पूरा
ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इस तरीके से ये वीडियो हम खत्म करते हैं। मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ और ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बस आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप सब लोग आपके सारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।